कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। बोलते आने में एक बारी फिर से हम सबका स्वागत करते हैं और इस एपिसोड के अंदर एक बहुत ही गजब की एपिसोड हम प्रस्तुत करने वाले हैं, जो कि मेन थीम है हमारा इंडियन कल्चरल हेरिटेज एंड वर्ल्ड पीस, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत और विश्व शांति। दोस्तों, आप जानते हैं कि बोलते आने में हम लगातार हर फ्राइडे को शाम को 7 बजे हम नश्र करते हैं। एक बड़ी हस्ती को बुला के अलग अलग मौजू पे हम बातचीत करते हैं और जिसमें बेसिकली हमारा जो होता है हिंदुस्तान का सरमाया, हमारी पूंजी, हमारी कल्चरल हेरिटेज, हमारी सॉफ्ट पावर, और जिसमें ज़्यादातर हमारे जो हैं म्यूज़िक हैं, डांस है, थिएटर है, फाइन आर्ट्स है, लिटरेचर है, साहित्य है, एजुकेशनल कल्चरल वैल्यूज़ वगैरह वगैरह, इन तमामों का हम जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और उस तमाम का एक निचोड़ जो आता है वो हमारी कल्चरल हेरिटेज, यानी कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, और ये किस तरीके से काम कर रही है एक विश्व में शांति का संदेश फैलाने के लिए। ये सारा निचोड़ बनकर आता है हमारी इन एपिसोड्स का, और इस निचोड़ को ही हम डिस्कस करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। मैं सिर्फ आपको हल्की सी बैकग्राउंड में बता दूं कि ये जो कल्चरल हेरिटेज है, यानी सांस्कृतिक हमारी संपदा है, ये इसका बड़ा भारी रोल है, क्योंकि हिंदुस्तान आपको पता है कि तकरीबन हमारी 5000 साल से पुरानी हमारी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। और इस सिविलाइजेशन को आपको ये भी पता है कि कई लोग लांग लांग के हमारी सीमाओं पर आ गए। उनमें से कुछ एरियंस थे, पर्शियंस थे, ईरान के थे, ग्रीस के थे, पोर्टुगीज के थे, रोमन्स थे, शक थे, कुशान थे, सुल्तान आए, फिर मुगल आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात वो ये है दोस्तों कि इनमें कुछ सभ्य भी थे और कुछ बर्बर भी थे। और जो सभ्य थे और कुछ लोग जो थे वो यहाँ की विरासत के अंदर इतने विलीन हो गए, दिस इज द की वर्ड, दैट इज आई वुड लाइक टू से, दैट इज दे गॉट असिमिलेटेड, विलीन हो गए कि यही के यही हो गए। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं कि इन 5000 सालों में जिस तरीके से लोग आए अपने कल्चर, तहजीब और सबको लेके, तो एक तरीके से जिस तरीके से गलीचा होता है उस पे कशीदे कड़ते गए, कई साल लग गए, और वो यही के हो गए। और इससे पैदा हुआ हमारी गंगा जमनी तहजीब, हमारा मिला जुला कल्चर, जिसको हम रेलिश करते हैं और जिसको हम गाते हैं, जिसको हम बजाते हैं, जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके की बातचीत करते हैं, जिस तरीके की प्यार मोहब्बत है, ये सब कुछ हमारी भाषा में, साहित्य, कला, विज्ञान और हर क्षेत्र के अंदर इसमें प्रभाव डाला है। और ये परिवर्तन होता रहा, लेकिन हिंदुस्तान आज भी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड है। 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और तमाम को लेकर भारत का एक गणराज्य, जिसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये पूरा सरमाया और पूंजी के साथ पूरा इकट्ठा है। एक विशेष बात जो की है हमारा कल्चरल हेरिटेज के साथ, वो ये है मानववादी, यानी ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटी, जिसको लेकर हमारा देश पूरी संसार में जाना जाता है। ये सारे चेंजेस के साथ हम इकट्ठे हुए हैं, और सारी ये विविधता, सारी हमारी डिवर्सिटी और ये एकता में अनेकता, इन तमाम को लेकर ये हिंदुस्तान बना है, और जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस डिस्कशन में एक ऐसी अजीम शख्सियत, हमारे बड़े खास मेहमान हैं, जो कि जिनको हमने रिक्वेस्ट करी है कि बोलते आने में आए। दोस्तों, आपको पता है मैं हूं आपका मेजबान सैमसन डेविड, और इस वक्त मैं दावत देने जा रहा हूं डॉक्टर S.N. पठान, यानी कि शहाबुद्दीन नूर मोहम्मद पठान साहब। ये एक ऐसी शख्सियत, अजीम शख्सियत है हिंदुस्तान की, कि जिन्होंने हर लेवल पे काम करा है, चाहे वो गांव से लेके और विश्व तक चले जाइए।
इसलिए हमने इनको बड़ा स्पेशली बुलाया है। इनका जिस तरीके से मैं बायोडाटा अभी रिवील करूंगा, इनकी काफ़ी रिसर्च करी, बहुत मशहूर एक व्यक्ति हैं पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो कल्चर में हो। अभी जिस तरीके से विल बी ओपनिंग द अकाउंट बिफोर यू, देन विल नोइंग दिस इज अ जाइगेंटिक पर्सनैलिटी जो हिंदुस्तान में एक पैदा हुई हैं, और आज उन्हीं को लेके आज का मजमून जो कि इंडियन कल्चर हेरिटेज और वर्ल्ड पीस पर है, इसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। मैं आपका सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बस बिल्कुल ही मुख्तसर में बता दूं कि डॉक्टर एस एन पठान जो हैं, ये फॉर्मर डायरेक्टर हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से रहे। फिर बाद में ये वाइस चांसलर बन गए आरटीएम यूनिवर्सिटी नागपुर के, और उसके बाद आपको एक ऐसी पोजीशन मिली जो कि एक बेमिसाल है, यानी कि आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, जिसे आईसीसीआर कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है, वहां तक पहुंचे। और मौजूदा आप जो हैं एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं एमआईटी पुणे के अंदर, जो वहां पर है, जिसका मैं खुलासा भी करने ही वाला हूं कि वहां पर ये आप नेशनल कोऑर्डिनेटर, एक एडवाइजर की तरीके से काम कर रहे हैं वर्ल्ड पीस को फैलाने के लिए, यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर है वहां पे पुणे पे। इन तमामों का मैंने तमाम बातों को जिस तरीके से मैंने अभी रिवील करा है, तो सबसे पहले मैं बड़ा फॉर्मली, बड़े अदब, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ मैं नमस्कार करते हुए सर को बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर एस एन पठान। सर, अभी मैं बहुत ही ब्रीफली मैंने आपके बारे में बताया, क्योंकि आपकी अचीवमेंट इतनी है कि वो इस 45 से 50 मिनट में पूरी नहीं होंगी, लेकिन छोटा छोटा मैं जिस तरीके से एक पेंटर है डॉट 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 मार के एक वो बना देता है मॉडर्न पेंटिंग, बाकी खुद समझिए, तो ये मैं करूंगा। अब इसके बाद जो है सर, मैं जो आज का मजमून है आगे स्टेप बाय स्टेप में चलूंगा, लेकिन मोटे तौर पे आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसको मैंने बताया कि ये है इंडियन कल्चरल हेरिटेज एंड वर्ल्ड पीस, हमारी जो कि सांस्कृतिक विरासत है, संपदा है और दुनिया में शायद। तो इसके ओपनिंग कमेंट्स में सिर्फ लेना चाहूंगा सर कि इससे आप कितना, क्योंकि आपने हर फील्ड में, कल्चर की फील्ड में, एकेडमिक की फील्ड में, हर जगह आपने पूरी दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन करा, तो इसके बारे में प्लीज ओपनिंग कमेंट बताइए सर। नमस्ते डेविड साहब, मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बोलते हैं ने, जी सर। ये मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपने डेवलप की, जी सर, और आपको जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का जो इतना बड़ा एक एक्सपीरियंस है, तो मैं समझता हूं कि पहले में तो आपको मैं बधाई देता हूं कि इसका भविष्य बहुत बढ़िया है। थैंक यू। इसकी जरूरत थी अपने देश को। थैंक यू सर। ऐसे लोग कि हमारा जो टैलेंट है, चाहे देहात में, कॉलेज में है, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में है, उनको गाइड करे। जी सर। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन आपने की। थैंक यू। डेविड साहब, मैं ओपनिंग कमेंट से बस इतना ही कहूंगा, ठीक है, कि मुझे फक्र है इस देश पर, वेरी गुड, ये भारतवर्ष पर, जी जी, कि मैं इस देश में पैदा हूँ। वाह। क्योंकि आपने सही कहा कि ये अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग आए और ये देश में ऐसे समाये कि जैसे वो यहाँ के हैं। बिल्कुल है सर। इससे आगे चल के मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ अच्छा। कि हमारे देश की अननेसेसरली डिवीजन हुआ, वो इट वाज अनकल्चरल था, जैसा कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की निर्मित हो। लेकिन पाकिस्तान आगे चल के जो पड़ोसी, एक बेहतरीन पड़ोसी करके उसने जो अपने भारत के साथ रहना था, वो नहीं हुआ। और अभी वो एक कंट्रोवर्शियल कंट्री अपना पड़ोसी करके आज अपने सामने दिख रहा है। लेकिन ऐसे जो भारतवर्ष का जब डिवीजन हुआ मुसलमानों के लिए, तो आज मुझे ताज्जुब लगता है कि पाकिस्तान इतनी तादाद, पॉपुलेशन मुसलमानों की आज भारतवर्ष में, जी, यानी वो लोग यही रहना पसंद करें, वो गए नहीं वहां पे। यानी उनके लिए खास मुल्क बनाया गया है पाकिस्तान, कि हमारे देश का डिवीजन इसलिए हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कि आप जाइए वहां पे, आपको हम एक सेपरेट मुल्क दे रहे हैं। लेकिन वो लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो हमारा मुल्क है, जी सर, हम नहीं जाएंगे। और आज 20 करोड़ ऑफ द मुस्लिम पीपल जो इस्लामिक फेथ वाले इस देश में रहते हैं,
और आनंद के साथ रहे। ये इस देश की विशेषता है, ये इस देश की महानता है। ये गंगा जमुना तहजीब का बेहतरीन मिसाल है। और मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को इस पर फख्र होना चाहिए। मुझे नहीं, मुझे तो बहुत फख्र है। हर मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान जो भारत में रहता है, उसको फख्र होना चाहिए कि हम बिल्कुल हमें एक मौका मिला और हम खुशनसीब है कि हम इस देश में पैदा। फैंटास्टिक, बहुत वेल सेड सर। सर, अब जिस तरीके से मैंने आगाज में ही बताया था अपने इस प्रोग्राम के, हम आस्ते आस्ते करके आपकी प्रीवियस लाइफ को और आपका कंट्रीब्यूशन जो यहाँ की कल्चरल हेरिटेज को, भारत की संपदा जो है हमारी सांस्कृतिक, उसको बढ़ाने के लिए और वर्ल्ड पीस पे कैसे काम, तो मैं आस्ते आस्ते अब सवालात कुछ करूंगा अपने बोलते आईने के नाजरीन की तरफ से, और उनसे हम देखेंगे कि आपका एज इतनी बड़ी शख्सियत रही हैं कि आप बिल्कुल गांव के धरातल से और पूरे दुनिया के पूरे पटल पर आपने जो काम करा है उसको मैं थोड़ा थोड़ा लूंगा। सबसे पहले तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपको एक बड़ी पोजीशन मिली 1999 से लेके, यानी कि 1999 से 2005 तक आप फॉरवर्ड डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त किए गए। और ये एक वो पोजीशन थी जो मैंने भी आंखों से देखा है, और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि आला तालीम में रहे या अलग से रहे, या महाराष्ट्र की स्टेट की यूनिवर्सिटीज रहीं, या वहाँ के कॉलेजेस रहे। वहाँ पे आपने वो एक बड़ा कमाल करके दिखाया उस वक्त कि आपके ज़माने में नैक की एक्रेडिशन, नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रेडिशन वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने महाराष्ट्र की सारी यूनिवर्सिटीज को आपने नंबर 1 पे एक तो दिखाया। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर बताना चाहूंगा इससे पेशतर कि आप उसको खुलासा करें कि आपने कल्चरल प्रमोशन के लिए वहां पर जो काम करा, सारी यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को आपने ग्रांट दी, और ग्रांट दी इसलिए कि आप अपने कल्चर को इतना प्रमोट कीजिए, इतना बढ़ाइए। आपने इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेज, इस तरीके के बहुत फेस्टिवल स्टार्ट करे, चाहे वो म्यूजिक के थे, डांस के थे, चाहे थिएटर के थे, चाहे आपकी फाइन आर्ट्स में थे, चाहे साहित्य में थे, चाहे कॉन्फ्रेंसेज हुई, वर्कशॉप्स हुई, वगैरह वगैरह। इसके लिए ग्रांट दी। और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो आपने जिसकी बुनियाद रखी, जिसको इंद्रधनुष बोलते हैं, वो कभी कोई नहीं भूलेगा, और उसकी फाउंडेशन में जो आपका हाथ है, इन तमाम चीजों के लिए पूरा इंडिया आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। इस थोड़े बैकग्राउंडर के साथ सर आप बताइएगा कि आपका किस तरीके का वहां पर एक्सपीरियंस रहा इस बड़ी मिसाल पे कि जब आप डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन बने, क्या क्या रहा सर? डिविड साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं जब डायरेक्टर होने के पहले आई वाज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। ओके सर। जो अपने भारत देश का एक मशहूर कॉलेज है बम्बई में। जी सर। उसका नाम है सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई। ये गवर्नमेंट कॉलेज है। बहुत बढ़िया है। 100 साल हो गए। जी सर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ प्रोफेसर थे। इतना मशहूर कॉलेज, बड़ी भारी बात है। और ये देश के बच्चों का सपना होता है कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिले। जी सर, जी सर। जब मैं सिडनहम कॉलेज का प्रिंसिपल बना तो मेरे ख्याल में आया कि इस देश के जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जी सर, यानी बिरला से लेकर कांति कुमार पोद्दार, यानी कासलीवाल, मैं कितने नाम गिनूं, ये सब हमारे कॉलेज के एलुमनाई है। अरे वाह। तो फिर मेरे ख्याल में आ गया कि ये बहुत बढ़िया कॉलेज है और अपने को यहाँ काम करने का जब प्रिंसिपल करके मौका मिला। वाह। आगे चल के क्या हो गया कि जब मैं ज्यादा, यानी मैं 4 साल ही वो कॉलेज में काम किया एज ए प्रिंसिपल, और आगे फिर हमारा जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू ये सुपर क्लास 1 की भी पोस्ट वहां पे ली जाती, तो उसके थ्रू आई बिकेम, वो एक पोस्ट होते हैं पूरे महाराष्ट्र के लिए, हायर एजुकेशन डायरेक्टर ही क्या होता है, सिंगल पोस्ट है, ओपन पोस्ट। तो मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया। और मुझे अभी भी याद है कि अरमिती देसाई, अच्छा, तो यूजीसी के ऑनरेबल अरमिती देसाई के चेयरमैन थे, शी वाज द मेंबर ऑफ दैट सिलेक्शन कमिटी। और मेरा आई जॉइन एज ए डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। अच्छा सर। उसमें क्या हो गया कि मैं जब पहले डायरेक्टर होने के पहले मेरा ये जो निगवेकर साहब,
यानी जो बाद में वो वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे थे। जी सर, जी सर। आज नहीं हो हमारे बीच, कोविड के जमाने में वो चले बसे हैं। जी। ही वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। बिल्कुल सर। पहले वाइस चेयरमैन, बाद में चेयरमैन बने। क्या बात तो है। वो नैक बेंगलोर के डायरेक्टर बने। अच्छा सर। द फर्स्ट फाउंडर डायरेक्टर ऑफ नैक, नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट सेंटर बेंगलोर के डायरेक्टर बने। और उनका हमारा अच्छी पहचान थी। तो उन्होंने, जब हमारी एक बार मुलाकात हो गई, तो बोले, प्रधान साहब, अभी आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस एक्रेडिट हो। अच्छा। और ये इसमें कौन होता है, इसमें प्रिंसिपल लोगों को आगे आना है, मैनेजमेंट को आगे आना है। और मैं तो प्रिंसिपल रहा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल होने के पहले प्राइवेट कॉलेज में ही प्रिंसिपल था। जी सर। कम से कम 10 साल था। तो सभी प्रिंसिपल महाराष्ट्र के वैसे मैंने पहचान की थी। तो फिर हमने एक सेल फॉर्म किया, नैक सेल। जी सर। कोलैबोरेशन विद बेंगलोर, नैक बेंगलोर। अच्छा। तो दरमियान पिल्ले साहब आए थे उसमें एज ए डायरेक्टर, और निगवेकर साहब चले गए थे यूजीसी में। जी सर। और फिर सर मैं बहुत मोटिवेट हो गया कि नहीं, अपने को ये करना है। कॉलेजेस एक्रेडिट करने के लिए अपने को, क्योंकि नैक में कॉलेजेस अपग्रेड हो जाए। फिर वहां पे यहाँ तक कि हमने पेपरलेस कॉलेज ऑफिस लाए। क्या बात, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में पेपरलेस। फिर हमारी लाइब्रेरी, हमने कंप्यूटराइज लाइब्रेरी बनाई उस वक्त। उसके पहले लाइब्रेरी में कभी कंप्यूटर लोगों को पता नहीं था कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी बनाए। क्या क्या इतने सुधार ये नैक के जरिए आए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने उस पर किताब लिखी। वो किताब भी आज भी इंडिया में बहुत मशहूर है। उसका नाम है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन थ्रू नैक, ए सक्सेस स्टोरी ऑफ महाराष्ट्र। बड़ी अच्छी किताब है। और सक्सेस ऐसा था सर, बिल्कुल, कि इंडिया में उस जमाने में 1800 कॉलेजेस एक्रेडिट हो गए थे, और हमारे महाराष्ट्र स्टेट में अकेले 900 कॉलेजेस। क्या बात है। एक तरफ महाराष्ट्र, एक तरफ रेस्ट ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात। तो आपने बिल्कुल सही कहा। फिर जब वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, अभी तो यूनिवर्सिटी है वो, वहां पे एक सेमिनार हुआ था, ऑल डायरेक्टर्स एंड कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। जी सर। तो मुझे बुलाया गया था। अच्छा। और जब मैंने फिर वो एक पेपर प्रेजेंट किया था यही सेम नाम से, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन थ्रू नैक, ए सक्सेस स्टोरी ऑफ महाराष्ट्र। तो जब मैंने वो बता दिया कि मेरे महाराष्ट्र में 900 कॉलेजेस एक्रेडिट हो गए जी, तो वो डायरेक्टर और कमिश्नर थे जो उसमें बहुत से आईएएस थे, क्योंकि बहुत से दिल्ली के भी डायरेक्टर आईएएस होते हैं, बहुत से स्टेट के डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन आईएएस ऑफिसर। जी, डॉक्टर पठान, हाउ यू कुड डू दिस, हमको बताइए ये कैसा किया हमने। तो उस वक्त ओडिशा में सिर्फ 18 कॉलेजेस थे, और कर्नाटक जैसा भी स्टेट है उसमें भी यानी 100 भी नहीं थे। तो वो इतने लोग इम्प्रेस हो गए, और फिर मेरे मन में विचार आया कि आप इस पर किताब लिखिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कल्चरल का काम करने को उस वक्त जो मेरे दिल में बात आ गई कि उस वक्त हमारे गवर्नमेंट लेवल पर भी बहुत अच्छे किशन हो गए, जैसा क्या इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन इन द यूनिवर्सिटी एक बात है, पर लेकिन सब यूनिवर्सिटीज में कंपटीशन, यानी स्टेट लेवल प्रोग्राम जो उसका नाम था इंद्रधनुष्य। ये इंद्रधनुष्य का एक प्रोग्राम अपने महाराष्ट्र में एक हमारे वहां पे कल्चरल में बच्चों को बढ़ावा दे दे। फिर वो एलोकेशन कंपटीशन है, फिर वो उनकी ड्रामा है जो आपने बातें गिनी, फिर वो उसमें डांस है, फिर क्लासिकल संगीत है, ये सब। और इसमें बच्चों में एक लहर जाग उठी, और मैं खुद वो प्रोग्राम अटेंड करता था। मुझे याद है मैंने औरंगाबाद में किया था, शायद आप भी आए होंगे। जी सर, मैं भी आया हूँ। फिर एक बॉम्बे यूनिवर्सिटी में बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हो गया था। और जब मैं आगे चल के वीसी बना, पुणे में यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो गया था, वो पुणे भी। तो मैंने फिर गवर्नर साहब से मिलकर कहा कि ये हमने शुरुआत की थी उस वक्त इंद्रधनुष्य की, तो मैं अभी नागपुर में वीसी हूँ, तो मुझे दीजिए। तो मुझे उन्होंने फौरन दिया, तो मैंने नागपुर में भी लिया। तो इतना बढ़िया माहौल होता था, 3-3, 4-4 दिन ये प्रोग्राम रात भर चलते थे, और बच्चों में इतना एक जोश और बच्चों में इतना इंथुसियाज्म, तो ये काम करने का। और ये नैक की वजह से क्या हुआ कि कॉलेजेस में कंपटीशन, अभी एज ए डायरेक्टर होने की वजह से, क्यों आप उससे बोलेंगे कि भाई एक अथॉरिटी होने से मैंने कहा था
कि मैं आपको नैक करने के लिए 3 महीने किया, इतने आपको मैं समय देता हूँ, अगर आप नैक नहीं करेंगे तो आई विल स्टॉप योर ग्रांट्स। कुछ लोगों ने थोड़ा हंगामा भी किया। मैं बोला सर ये, और हमारे विलासराव देशमुख साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, हाँ। ये अप्रिशिएट है, बोले बहुत अच्छा किया पढ़ा सर। तो हमने उस वक्त जब कैलकुलेशंस किया तो गवर्नमेंट ने एक नया पैसा नहीं दिया था। अच्छा। लेकिन 500 करोड़ रुपीस फ्रॉम मैनेजमेंट ने अपने तरफ से कॉलेज डेवलपमेंट के लिए वहां पे खुद खर्चा करे। जैसे जिम नहीं था, मल्टी जिम नहीं था, तो उन्होंने बम्बई का कॉलेज, एक मॉडर्न कॉलेज रेत का, उन्होंने जिम के लिए वो सब बड़ा हॉल वगैरह इसके लिए उन्होंने वहां पे 50 लाख रुपए खर्चा किए, बिल्डिंग बना सकते। अच्छा। तो इतना 500 करोड़ मैनेजमेंट ने अपने तरफ से डाले कि हमको नैक की, पहले तो उसमें स्टार था, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, फिर एक ग्रेड आ गई, ग्रेड ए, ग्रेड बी, बी प्लस वगैरह। तो इसी तरीके से एक कॉलेज में कंपटीशन लगा और वहां मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने यूनिवर्सिटी वाइज रीजनल सेमिनार ले प्रिंसिपल लोगों के, और हर लाइब्रेरी फिर हमारी कंप्यूटराइज लाइब्रेरी हो गई और उस पर बहुत से काम अच्छे हो। तो ये सर, ये तो आपने काफी कुछ बताया कि एज डायरेक्टर हायर एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट के आपने काफी कंट्रीब्यूशन करा, और मेरा जाता ख्याल है कि हमें अपने टॉपिक को, जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज पे हम चल रहे हैं सांस्कृतिक, उसको रखते हुए आपने काफी अच्छी बात बताई कि जो कल्चरल कंपटीशन थे जिसमें म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, वगैरह वगैरह, वो उनसे जो स्टूडेंट्स निकले वो आज तक मुझे मिलते हैं, और कई तो फिल्मों में चले गए हैं, कई टेलीविजन के पर्दे पे आते हैं, कई जर्नलिज्म में हैं, क्योंकि उनको मौका मिला और उनकी कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड बन गया एक्टिविटीज में, कि ऊर्जा उनकी सही जगह लगी। यानी कि सांस्कृतिक जो हमारी हेरिटेज है उसको बढ़ाने के लिए ये आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है सर। सर, ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी, और मैं आगे कुछ विस्तार से और आने वाला हूं, जिसपे आपका कंट्रीब्यूशन जो हम अप्रिशिएट करेंगे कि यहाँ का किस तरीके से आपने हिंदुस्तान का जो है सांस्कृतिक जो संपदा उसको बढ़ाने के लिए और वर्ल्ड पीस को किस तरीके से बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या करा। लेकिन एक मैं आपको माजी के दिनों में ले जाना जरूर इसलिए चाहूंगा क्योंकि एक किताब निकली थी शायद छैनी के घाव, उस पे जो मैंने पढ़ी, एक बहुत ज्यादा एक मेरे को मार्मिक चित्रण लगा, और उस पे मैंने आपकी पूरी जीवन में, कब आप अहमदनगर के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के गांव में आप पैदा हुए और किस तरीके से वहां स्कूल भी बड़े मुश्किल में था और आपको पैदल कई मतलब किलोमीटर के बाद जाके कोई जो अपनी सुविधाएं लेनी पड़ती थी। एक वक्त आया साइकिल नहीं थी, आप मतलब बहुत ही एक गुर्बत में आपने जिंदगी बिताई, और ये बड़ी ताजुब की बात है कि एक छोटे से गांव में आपको कितनी मेहनत करी और किस तरीके से आप कहां तक, एक वाइस चांसलर से लेके आईसीसीआर के वाइस प्रेसिडेंट से लेके और अब आप एडवाइजर बने हुए, मतलब इस 72 साल की उम्र तक आपने कैसे बिताई, ये छोटी सी बैकग्राउंडर का आप बताइएगा कि किस तरीके के आपका बचपन, उसकी यादें, और किस तरीके से आप बढ़े, और ये सारी अल्टीमेट जो है हमारे आज के मौजू पे जो हम बात कर रहे हैं, कल्चरल हेरिटेज को बढ़ाया आपने, किस तरीके से हुआ सर? सर, ये मैं समझता हूं कि मेरा पूरा जीवन ये संघर्ष में रहा। बिल्कुल है। लेकिन मैंने उस वक्त जो मेहनत की, उस वक्त जो संघर्ष मुझे करने पड़ा, उसका मुझे हर वक्त मुझे लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया और अलग अलग मुझे ऊपर यानी पोस्ट मिलते गए, तो आज वो मेरी मेहनत के सब फूल बन गए हैं, यानी मुझे उसका कोई दुख नहीं, बिल्कुल वो सब उसके फूल बन गए, उसकी खुशी है, रोमांचित होता हूँ मैं वो यादें याद करके मैं कभी रोता नहीं है, दुखी नहीं होता। सर, मैं आपने जो छेड़ा कि मैं इतने छोटे गांव से आता हूँ जी, कि हमारे गांव में हाई स्कूल यानी सेकेंडरी स्कूल भी नहीं था। अच्छा सर। और मैं प्राइमरी स्कूल में हमारे देहात में मेरी पढ़ाई हो गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। अच्छा। इतने अच्छे टीचर की हमारे गांव से एक टीचर थे कोठावड़े गुरुजी करके, छीने के गांव में मैंने लिखा है उनके बारे में। वो उनका गांव 1.5 किलोमीटर दूर था सिर्फ। हालांकि वो उस जमाने में साइकिल उनके पास किसके पास होना, दिस इज स्टोरी ऑफ 1962 में मेरा प्राइमरी यानी 7th स्टैंडर्ड हो गया। उस जमाने में आपको भी क्या बताऊं, अच्छा। यानी सोने का भाव में आप जाएंगे तो 50 रुपए 60 रुपए तो तोला सोना था। तो साइकिल मिलना बोले तो क्या बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन वो हमारे टीचर के पास साइकिल थी। अच्छा। तभी वो बेचारे हमारे गांव में रहते थे, वो अपने गांव जाकर नहीं आए। आज मुझे बड़ा दुख होता है कि आज जो हमारे टीचर है, प्राइमरी टीचर, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि आदमी यानी बच्चा जो तैयार होता है वो कॉलेज में नहीं तैयार होता, वो प्राइमरी स्कूल में तैयार होता है। फाउंडेशन, उसको प्राइमरी टीचर उसमें मेहनत करते हैं। तो सर वो प्राइमरी टीचर हमारे गांव रहते थे और हमको रात को वहाँ स्टडी रूम के लिए उन्होंने एक कमरा रेंट पे लिया था। और वहाँ हमको सभी बच्चों को वहाँ हमको पढ़ाई के लिए बुलाने के, हमारे रात को क्लासेस लेने के, जैसे हम ट्यूशन कहते हैं, ट्यूशन तो कोई बात करने की, और हम वही सोते थे। और उन्होंने हमारे पास से पढ़ाई करके लिए, इसीलिए मैं 7th स्टैंडर्ड में पूरे तहसील में जब एग्जाम होती थी 7th की, तो मैं पूरे तहसील तालुका में मैं फर्स्ट आया। उसके बाद में मैंने कहा अपने को हाई स्कूल को जाना ही नहीं है, क्योंकि अपने पास हम 4 भाई और 2 बहनें 6, माँ 7 और पिताजी अकेले काम करने वाले थे। अरे। और काम क्या करते थे? मजदूरी करते थे। और माँ उनके हाथ के मजदूरी करते थे, अनस्किल्ड लेबर। सलाम। और उनके हाथ के नीचे माँ काम करती थी। बहुत बड़ी बात है। और मुझे बड़ा अभिमान है, मुझे बड़ा अभिमान है। और मेरे पिताजी इतने ऑनेस्ट थे। तो फिर वो मैं जब हाई स्कूल को जाने को मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा। अभी वो हमारे बाल भारती जो है, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट का है, उसमें ये लेसन है कि मैं घर पे था, मैंने सोचा कि अपने को हाई स्कूल जाना नहीं है, पिताजी के साथ काम कर रहे हैं, और मैंने पिताजी को काम करने में हेल्प करना शुरू किया। फिर वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे अपने मकान के, लेकिन मिट्टी के मकान थे उस वक्त, यानी सीमेंट वगैरह कुछ नहीं था। मिट्टी के मकान बनाना ऐसे काम। लेकिन हमारे गांव हाई स्कूल के टीचर आ गए एक वक्त, और उनके पास भी साइकिलें थी, और 2-4 टीचर हमारे गली में जहाँ रहता था, वो गली तो बिल्कुल छोटी गली, पानी रास्ते पर, वो भाग आए और उन्होंने मुझे पूछा, हालांकि मैं वो साइकिल देखने के लिए गया था। अच्छा। क्योंकि उस जमाने में हमारे गांव में सिर्फ एक साइकिल थी। वाह। तो मुझे पूछा कि नहीं, इस गांव का एक मुसलमान का लड़का 7th स्टैंडर्ड में पूरे तालुके में फर्स्ट आया है, लेकिन उसने हमारे हाई स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में 8th में एडमिशन नहीं ली। तो वो लड़का कहाँ रहता, उसको हम ले जाने के लिए आए। अच्छा। तो मैंने कहा सर वही लड़का मैं हूँ, लेकिन मुझे आपके स्कूल में नहीं आना। तो बोले क्यों नहीं आना है? तो बोला कि आपके स्कूल के लिए जो यूनिफॉर्म चाहिए, यानी वो कौन सी, एक खाकी रंग की हाफ पैंट, एक सफेद हाफ शर्ट, और सर पे टोपी, ये तीनों कपड़े मेरे पास नहीं। अच्छा। जब यूनिफॉर्म नहीं तो मैं कैसे आ सकता हूँ स्कूल पे? ठीक। तो वो टीचर बोले कि उसकी वहाँ, उसमें हेडमास्टर भी आए थे हमारे, आज है वो सतारे में, बेचारे बहुत बुजुर्ग और बूढ़े, लेकिन मुझे भी उनका फोन आता है, मैं भी उनको बहुत ये करता हूँ, याद करता हूँ जी। तो बीजी शेवाड़े सर जो मेरे हेडमास्टर थे, वो उसमें थे। उन्होंने कहा कि उसकी फिक्र नहीं करना, हम देंगे यूनिफॉर्म, वेरी गुड, लेकिन आप स्कूल को, आप स्कूल आओ, कल आओ। वाह। और सर फिर मैं कल सुबह जल्दी चलते चलते, वो कम से कम 10 किलोमीटर वो गांव था जहाँ रहे शिक्षण संस्था का स्कूल, मैं चलते चलते गया और मैं जाके मिला उनको। अच्छा। तो स्कूल है क्या, ऐसे कोई एक कैंपस नहीं था, एक क्लासरूम था मंदिर में, श्री राम मंदिर में। अरे वाह। एक क्लासरूम चावड़ी में था, एक क्लासरूम चावड़ी में था, एक क्लासरूम रेंटेड हाउस में था। ऐसा बिल्कुल हमारे यहाँ के अलग अलग देशी मकान बोलते हैं उसे, ऐसे फ्लैट रहते वो, क्योंकि बारिश नहीं रहती। जी सर। और ऐसा एक स्कूल था, और इनका एक ऑफिस था, बोर्ड लगाया था जन सेवा विद्यालय बड़चिरे। तो मैं बोला सर मैं कल आप मेरे गांव आए थे और मुझे आपने बुलाया था, बहुत अच्छा हुआ। बोले एक तेरे लिए यूनिफॉर्म ला के रखा है, ये यूनिफॉर्म। बोले तो अभी जा कपड़े बदल और स्कूल में जाके बैठ, बोले तेरे पास से हम कोई फीस नहीं लेंगे, और अभी बोले आपकी हाई स्कूल की पढ़ाई, सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई शुरू हो। तो सर मैं वो कपड़े वगैरह पहना, इतना अच्छा लगा मुझे वो नए कपड़े। और मैं जाके पहले बेंच पर जाके बैठा। वो जो हमारा स्कूल था वो भी ऐसे मकान में था, मकान का रेंटेड हाउस में था। तो पहले बेंच पे जाके बैठा। तो मैं बड़ी नम्रता के साथ कहता हूँ, मैं हमेशा पहला रहा। 4 साल का वो मैट्रिकुलेशन था उस जमाने में, उस स्कूल में हमेशा पहला रहा। और जब वो दिन की बात ऐसी कि ये स्कूल कब छूट जाती है, यानी मेरा दिल स्कूल में नहीं था, मेरा दिल था कि मैं जल्दी यहाँ से बाहर पढ़ूं
और जाके मेरे पेरेंट्स को मैं ये मेरे कपड़े बताओ, मेरा ड्रेस बताओ कि देखो मुझे स्कूल ने ये ड्रेस दिया है। तो ये आई एंजॉय टुडे। क्या बात है। और सर एक्चुअली जब वो शाम को 5 बजे जब वो हमारी स्कूल यानी छुट्टी हो गई, तो मैं थोड़ा 10 किलोमीटर थोड़ा जोर से चलते चलते को यार दौड़ते मैं घर गया। अच्छा। और गांव में जब मैं एंट्री की तो जो लोग मिलते थे उनको हर एक मैं पूछता था कि मेरे ये बदन पे ये ड्रेस है, ये कपड़े कैसे है? बोले बहुत बढ़िया है। मैं उनको कहता था मुझे स्कूल नहीं दिए, मैंने मुझे इतना बड़ापन कि मुझे स्कूल नहीं दिए। और फिर मैं जब घर जाता है तो मेरी माँ अनपढ़ थी बिल्कुल, पिताजी थोड़े दूसरी सेकंड स्टैंडर्ड पढ़े थे जी, वो साइन करना जानते थे जी, तो मेरी माँ को बहुत खुशी हो गई कि मुझे स्कूल ने कपड़े दिए। और मेरी वहां से पढ़ाई हाई स्कूल की शुरू हो गई। 4 साल में चलते जाना, हर दिन बारिश हो धूप हो। बहुत से वक्त ऐसा होना है कि हमारे स्कूल की एक प्लीज अलाउ मी, ये बात मुझे कहना चाहिए क्योंकि आज ये दिखती नहीं बात। हमारे स्कूल की एक डिसिप्लिन थी कि जो बच्चा स्कूल में पहला होता था, फर्स्ट, उसको जब एक सामुदायिक प्रेयर होती थी, सब बच्चे जब शुरू में प्रेयर होती है और वो इकट्ठा आते थे और फिर वो प्रेयर होने के बाद में आप अपने क्लासरूम में जाते थे, तो बराबर वो प्रेयर मेरे ख्याल से 11 बजे या 10:30 बजे शुरू होती थी। तो मैं हर साल में पहला रहने का, मेरे क्लास में 8th में फर्स्ट, 9th में फर्स्ट, 10th में फर्स्ट, तो 11th में भी फर्स्ट। तो मुझे वो टीचर्स के साथ वो प्रेयर में खड़ा रहने का मुझे बहुमान मिलने का। अच्छा। तो इसीलिए मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ने का, क्योंकि 10 किलोमीटर चलते आना है, तो मुझे सुबह 8 बजे निकलना पड़ने का। तो जब तो खाना तैयार ही नहीं था, क्यों कि पिताजी दिन भर काम करने के, फिर कभी पैसे मिले तो फिर वहां से फिर बाद में जाके वो ज्वार खरीदा करो, बाजरा करो, फिर वो गिरनी पे जाके पीस के लाओ, फिर उसकी रोटी बनती थी। ओके। तो सुबह 8 बजे तो अगर है घर में आटा तो 8 बजे रोटी बन सकती है, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, रोटी है या नहीं है, मैं 8 बजे बराबर, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे टीचर के साथ प्रेयर को उनके साथ खड़े रहना। अच्छा। और अगर मैं एक दिन भी खड़ा नहीं रहूं, लेट हो जाऊं तो क्या बोलेंगे, क्या बात? तो मैं ऊपर जाके वहां पे खड़े रहता था। और बहुत से हफ्ते में से 2-3 दिन तो रोटी साथ में नहीं थी जी। और जब फिर मैं हमारी 1:30 बजे खाने के लिए लंच ब्रेक होता था और मैं बाहर आता था स्कूल में से, लंच ब्रेक हो गया, हम लोग तो जाके नाले किनारे जाके हम खाना खाते थे और नाले से पानी पीते थे। ऐसा कोई नहीं था, फिल्टर वाटर कुछ नहीं जी, जी। तो मैं देखता था कि मेरी माँ बाहर बैठी हुई है, बाहर गेस पर, और मैं माँ से पूछता था कि क्यों आई, तो कहती थी, कुछ बोलती नहीं थी, और मेरे हाथ में वो एक अपने कपड़े में बंधी हुई रोटी, उसमें कुछ चटनी वगैरह कुछ ऐसा, वो मेरे हाथ में देती थी, यार तू ऐसा आ गया, कुछ नहीं, वो बात ही नहीं करती थी। तो मैं उसे गुस्सा करता था कि तू क्यों आ गई, 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तेरे पाँव में चप्पल नहीं है, अभी 10 किलोमीटर तुझे और पैदल जाना है। अरे मेरे इतने दोस्त है अच्छे, मैं किनके भी साथ खाया होता, और तू क्यों लेकर आई मेरी रोटी, कुछ बोलने के, मेरे हाथ में वो रोटी देने की, थमाने की और चले जाए। ऐसा हफ्ते में से 3 दिन होता था। लेकिन इससे ये देखकर जब मेरे दिल में ऐसा दर्द होता था कि मेरे माँ को मेरी पढ़ाई की जो तकलीफ हो, उसको हफ्ते में से 3 वक्त आना पड़ता है 20 किलोमीटर, तो उसे मैं जिंदगी भर उसको मैं जिंदगी भर उसको आराम देता, और कभी मुझे उसकी याद आती तो मैं आज भी रोता हूँ। और इसीलिए कि मैं उसको कहता, मैं मेरे दिल में बहुत, अगर मेरी माँ मुझे कभी घर में एक वक्त डांटती थी कि अरे क्या तेरे पढ़ाई की वजह से मुझे हफ्ते में से 3 दिन चलते आना पड़ता, तो उसी वक्त मैं स्कूल छोड़ देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ को तकलीफ हो, क्योंकि वो दिन भर काम भी करती है, मजदूरी करती है, पिताजी के साथ खाना बनाती है और हमको खिलाती है, कभी उसने कंप्लेन नहीं की। और आज तो अपने इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो स्कूल में खाते हैं, और जरा कभी थोड़ा सा बस लेट आ गई वो तो क्या क्या होता है, मुझे मालूम है सर, ये आगे का कितना बदला है। तो मैं जिंदगी भर ये कोशिश किया कि मेरी माँ को जो तकलीफ हो गई मेरी स्कूल की वजह से, तो मैं उसको जिंदगी भर आराम दूंगा, और इसीलिए सर मैं पढ़ाई करते गया, मेहनत करते गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं एक
सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जो आप जानते हैं। अब मैं आ रहा हूँ सर, उस जगह पर इस वक्त आने वाला हूँ, क्योंकि ये एक बड़ी अच्छी दास्तान आप बता दी। और ये होता है कि माँ की सपोर्ट और माँ बाप की, बल्कि वालिदैन जितने भी हैं उनकी सपोर्ट से आगे बढ़ता है, और माँ का एक बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन होता है। और इस योगदान में हमारी तरफ से, बोलते हैं कि तमाम दर्शकों की तरफ से, आपकी मदर, आपकी माता जी को हमारा बहुत 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 नमस्कार। बहुत आज माता जी भी नहीं है और पिताजी भी नहीं है, लेकिन सर मुझे आप जो हैं, आप माँ बाप हैं, हाँ, उन्हीं की परछाई हैं, और उन्हीं की वजह से आपने देश और पूरे विश्व में नाम कमाया है। बहुत बहुत सलाम सर। सर एक बात बताइए, अब मैं एक ऐसे सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि आप डायरेक्टर हायर एजुकेशन जब बने और वहां पर काम करने के बाद आपको 2005 से लेकर 2010 तक, यानी 2005 से लेकर 2010 तक एक बहुत बड़ी चैलेंजेबल जॉब मिली आपको। इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब कि यू बिकेम द वाइस चांसलर ऑफ आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी। और नागपुर यूनिवर्सिटी, जिसको मैं इसलिए स्पेशली स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ नागपुर यूनिवर्सिटी पूरे विदर्भ के लिए जी, क्योंकि मुझे पता है, मैं उस सेक्टर में रहा हूँ एजुकेशन के, क्योंकि बहुत मुश्किलातें थी उस यूनिवर्सिटीज के अंदर। इम्तिहानात नए टाइम पर होते थे, या घपलेबाजी भी होती होंगी, या बहुत कुछ होता था। और अलावा इसके, जब आपका सिलेक्शन हुआ वहां पर इस बड़ी यूनिवर्सिटी को, और नागपुर यूनिवर्सिटी में आपको लिया गया, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि शायद आपका नाम सुनकर, क्योंकि मेरा जाता ख्याल है कि आप पहले मुस्लिम वाइस चांसलर होंगे 85 साल की हिस्ट्री में, ये मेरा स्टडी करिए मैंने। सवाल ये है, बल्कि सवाल नहीं, बल्कि मैं एक्सप्लेन बात रखना चाहूंगा कि आपकी मुखालफत भी हुई थी, आपकी मुखालफत भी हुई थी कुछ लोगों से, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इतने इकट्ठे हो गए कि आपके फेवर में हो गए, और आप जो मुखालफत कर रहे थे वो आपके सामने फूलों का गुलदस्ता बाद में लेकर आए, क्योंकि आपने प्यार मोहब्बत की चाशनी से उनको चटा के मोहब्बत से जीत लिया। एंड यू बिकेम, आई थिंक, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाइस चांसलर्स ऑफ आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी। इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए सर। सर मैं ये बात आपको बताने के पहले थोड़ा सा मैं ये कहूँ कि मैं डायरेक्टर था जब हायर एजुकेशन, या उसके पहले भी मैं जब प्रिंसिपल था एनएसएनएम कॉलेज का, तो वहां मुझे काम करने का बहुत मौका मिला। अच्छा सर। यानी सिडनहम कॉलेज में जहाँ 40% भी स्टूडेंट्स अटेंडेंस नहीं करते थे, अच्छा, वहां मैंने 95% अटेंडेंस। वाह 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 वाह, वंडरफुल। और ये सेक्रेटरी खुद देखने के लिए आए। अच्छा। मैंने वहां पे यानी जब बच्चे होते हैं ना, वो हमारे जो अलमनस, उनके पिताजी, मैंने कहा कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो एक हमारे स्टूडेंट ने कहा कि हमारे प्रिंसिपल ऐसे है, ऐसे है, वैसे है, ऐसे करते, वो बहुत घूमते हैं, हमको बच्चों को इतनी मेहनत करते हैं। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट मेरी तरफ आए, गोयल साहब, वो मुझे बोले कि अरे मैं आपको ब्लैंक चेक लेकर आया हूँ आपके कॉलेज के लिए, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। अच्छा। मैं आपको डोनेशन दे रहा हूँ आपके कॉलेज के लिए, क्या तुम बोल रहे हो? मैं बोला नहीं सर, गवर्नमेंट कॉलेज है, हम डोनेशन नहीं ले सकते जी। तो फिर क्या चाहिए जी? तो मैं बोला कि हमारे कॉलेज की गार्डन बना दो अच्छी, आप एक प्रपोजल दे दो जी, और हमारे कॉलेज के कैंपस पे गार्डन बनाओ। बोले फौरन। फिर मैंने सेक्रेटरी साहब से परमिशन ली कि ये गार्डन बना रहे हैं, और उन्होंने कहा नाम भी नहीं लगाएंगे ना? बोले बिल्कुल नहीं नाम लगाऊंगा। और सर इतनी गार्डन हो गई। फिर वो एक ने क्या किया कि बोले बेंचेस जो है ना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए, बोले अरे बेंचेस पर हमारे बच्चे बैठते हैं, ये बेंचेस तो बोले पुराने हो गए, मैं बिल्कुल आपको नए बेंचेस देता हूँ, बोले लैमिनेटेड। अच्छा। सब नए बेंचेस उन्होंने दे दिए। कैंटीन का रिनोवेशन, इतने वहां पे रिफॉर्म मैंने किए, इतने रिफॉर्म किए, तो उससे क्या हो गया कि एक हमारे गवर्नमेंट में एक नाम हो गया कि भाई बाद में मैं आगे डायरेक्टर करके भी फिर वो बहुत से काम किए। वो जैसा कि एक बात आपने न्याग पर की, लेकिन मैंने बीएड की सीईटी ली महाराष्ट्र में, जिसको 2 लाख बच्चे बैठे थे, वो फर्स्ट टाइम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट पर एडमिशन दिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका फायदा मुझे वाइस चांसलर की पोस्ट के लिए होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि नागपुर यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, गवर्नर साहब ने वीसी साहब को वहां पे निकाल दिया था, एग्जाम में बड़ा स्कैम हो गया था। तो फिर जब सिलेक्शन बोर्ड बैठता है, यानी
वो कमेटी रिकमेंड करती है कुछ 3 नाम, तो उसमें कि भाई अभी हमको एकेडमिशियन भी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए, हमको सिर्फ एकेडमिशियन नहीं चलेगा, क्योंकि नागपुर यूनिवर्सिटी में अभी स्कैम हो गया बहुत बड़ा एग्जाम का। तो फिर ये मद्देनजर रखे कि एकेडमिशियन, क्योंकि मेरे पीएचडी स्टूडेंट, मेरा रिसर्च वगैरह सब वो तो मैं करता ही था। मैं जर्मनी में मुझे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने के लिए मौका मिला, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिच में, जर्मनी। तो इसीलिए फिर वहां पे जो मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैं जब नागपुर यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर करके हो गया, तो आप बोले बिल्कुल मुखालिफत इसलिए हो गई कि मैं विदर्भ से नहीं था। एक विदर्भ, एक महाराष्ट्र और विदर्भ, इसमें हमेशा ये चलता है कि विदर्भ पर अन्याय हुआ है, विदर्भ के लोगों को मौका नहीं मिलता, और यहाँ तक अभी वो तो थोड़ा रुक गया है, नहीं तो पहला था कि विदर्भ को आपको सेपरेट स्टेट दे दो। अभी नहीं बोल रहे क्योंकि मुंबई है ना, मुंबई कोई छोड़ेगा नहीं। वाह 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 वाह। तो अभी तो विदर्भ, और ये डॉक्टर पठान इज नॉट फ्रॉम विदर्भ, और ये हमारे यहाँ कैसे आए? ये तो वेस्टर्न महाराष्ट्र का है। अच्छा, अभी हमारे महाराष्ट्र के सभी मुख्यमंत्री वेस्टर्न महाराष्ट्र के रहे, तो ये लोगों ने तो ये तो हमको चूसने वाले हैं, ये कैसे यहाँ पे? ऐसा एक थोड़ी सी उनकी सोच थी। जी। और जब फिर मैंने आगे चल के नागपुर यूनिवर्सिटी में जो काम करना शुरू किया, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ये बताने के लिए कि पहला मेरे आगे पहला चैलेंज था कि नागपुर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो गया था, यानी उसको एक्सटेंशन कहते हैं। वो नाम नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर के बजाय उसका नाम हो गया था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर। करेक्ट सर, आरटीएन। तो लोग कहते थे कि अरे ये राष्ट्रसंत के नाम से और एक मुसलमान आदमी क्या काम करेगा, ऐसा सोचती, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं, लेकिन मेरी जो डेवलपमेंट थी मेरे गांव से लेकर, मैं बचपन से तो मैं मंदिर झाड़ना, मंदिर के आगे प्रवचन में बैठना, कभी कभी मैं जब प्राइमरी स्कूल में था तो ये जो गोविंदा का ये होता है ना मटका, मटका फोड़ने की हंडी होती है ना, वो काला, वो भी मुझे फोड़ने का मौका, मैंने लोगों ने कहा क्या ये लड़का बहुत होशियार है, ये फोड़ेगा। और मैं नीचे गिरता था वो मजले से, और फिर वो मेरे सब शरीर पे वो दही और वो सब वो गिरता था, और लोग वो चाट के खाते थे। लोग बोलते थे ये हमारा प्रसाद है, नहीं कोई लेना नहीं था कि ये मुसलमान है। अरे क्या माहौल था, क्या माहौल था। और फिर और मुझे मेरा एक टीचर, मैं तो मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, लोकल लैंग्वेज, मैं तो उर्दू बिल्कुल नहीं जानता। फिर मेरे सब टीचर थे वो तो नॉन मुस्लिम, और उन्होंने मुझे मदद की। अच्छा। और फिर ये जो मेरा बेस था, तो मैं जब पहले दिन मैंने जब ज्वाइन हुआ तो मैंने कहा कि मुझे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के समाधि पे जाना है। बोले वो तो मोजरी है, 200 किलोमीटर दूर है। मैं बोला चाहे 400 किलोमीटर हो। और जाकर आया वहां, कुछ मुझे उन्होंने किताबें दी थी। अच्छा जी। और मैंने रात को जब किताबें पढ़ा सर, उसमें एक भजन था, वो मराठी में है, मैं लेकिन बताना चाहता हूँ हमारे देश के लोगों को समझे कि या भारतात बंधुभाव नित्य वसू दे, देवरचे असा दे, हे सर्व धर्म पंथ एक दिसू दे, मतभेद नसू दे। क्या बात। नांदोत गरीब अमीर एक मतानी, मगर हिंदू असो ख्रिश्चन हो इस्लाम। क्या बात है, वाह वाह। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का भजन बहुत, मैंने कहा ये तो हमारे देश का एजेंडा है, कम्युनल हार्मनी है। कि हमारे, आपने जो शुरू में बात की कि इतने धर्म के लोग रहते हैं एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो मैंने रजिस्ट्रार को बुलाया नेक्स्ट डे जब मैंने चार्ज लिया कि अपने यूनिवर्सिटी का ये क्या है, यूनिवर्सिटी सॉन्ग क्या है, तो बोले नहीं सर वो रह गए हमारे पास। अरे मैं बोला ऐसा कैसा रहेगा, इतनी 87 ईयर्स यूनिवर्सिटी उस जमाने में, अभी तो 100 हो गए, और आप बोल रहे कि रह गए। बोले नहीं सर यूनिवर्सिटी सॉन्ग नहीं है। मैंने बोला दिस विल बी यूनिवर्सिटी सॉन्ग, या भारतात बंधुभाव नित्य वसू। ये भारत देश में सब लोग भाई भाई जैसे रहे, फिर वो कोई भी जात के हो, और वो अमीर गरीब न रहे, और वो खुश रहे। और आगे चल के इतना बढ़िया है गीत है सर, क्या कहूँ। जो ये जो तरुण हो या युवक है, वो उद्योगशील चाहिए। बिल्कुल। अस्पृश्यता सकल नष्ट हो जगातूनी, यानी जो पिछड़ा वर्ग ऊंचा वर्ग ये हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। इतना बढ़िया वो गीत था, और वो मैंने अनाउंस कर दिया कि दिस विल बी द यूनिवर्सिटी सॉन्ग। और नेक्स्ट डे ये न्यूज आ गई पेपर पे। अच्छा। कि भाई नागपुर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी का सॉन्ग रहेगा, ये राष्ट्रसंत का भजन, या भारतात बंधुभाव नित्य वसू दे। आपको ताजुब लगेगा सर, बस सुबह मेरे मकान बंगला बहुत बड़ा था, और उसके आगे बड़ी लॉन थी, तो मैं सुबह वॉक कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे गेट के पास एक कम से कम 50 लोग हैं। अच्छा।
तो मैं बोला क्या बात है, वो मुझे पता था क्योंकि मैं जब डायरेक्टर था तो मैं हर यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर ठीक। बाय वर्चुअल पोजीशन, तो मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटी में मोर्चे आते हैं, बड़ा फेस करना पड़ता है। तो मैंने पूछा क्या है, बोले सर वो लोगों के हाथ में ये फूलों के दस्ते हैं और आपका वो सत्कार करना चाहते। क्या बात है। मैं बोला तो मैं आया गेट के पास, तो मैं बोला क्या बात है, बोले सर आपने ये यूनिवर्सिटी को सॉन्ग दिया राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का, हम राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के शिष्य है और हम आपकी जिंदगी भर ऋणी रहेंगे, आपको हमें फूलों का दस्ता दे। और सर उसी लोगों ने मेरा वहाँ नागरिक सत्कार, सिविलियन और आसपास की जो ये भी रहता ना, जो म्युनिसिपालिटीज यानी शहर के पास, बड़े शहर के पास छोटी छोटी म्युनिसिपालिटी भी रहती है, वहां मेरा नागरिक सत्कार हुआ कि आपने या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे ये नागपुर यूनिवर्सिटी को सॉन्ग दिया। और फिर सर मैं इतना पॉपुलर हो गया कि हर गांव में चर्चा होने लगी कि एक ऐसा एक वीसी मिला है जो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का काम करता है, मुस्लिम है। और जब मैं राष्ट्रसंत का जब लिटरेचर पढ़ते गया तो क्या बताऊं, उन्होंने सामुदायिक प्रार्थना कही है। सामुदायिक प्रार्थना होने के बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ लोग मुसलमान लोग नमाज पढ़ सकते हैं। उन्होंने मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने मानवता मंदिर बनाया। आज भी मोजरी में मानवता मंदिर और बहुत मानवता मंदिर है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, एक भगवान का एक सिर्फ अध्यासन होगा। आप कोई भी मजहब के हो, आओ कोई धर्मी, आओ कोई पंथी, वो मंदिर पे लिखा है, आओ कोई धर्मी, आओ कोई पंथी, सबके लिए खुला है मंदिर हमारा, मतभेद को भुलाए मंदिर हमारा, देशी विदेशियों का मंदिर हमारा, मानवता मंदिर। आप कौन से भी मजहब के हो, अंदर जाओ और अपनी अपनी प्रार्थना करो। तो मैं जब गया तो मुझे लोगों ने कहा कि सर आप यहाँ नमाज भी पढ़ सकते मानवता मंदिर। अच्छा। तो सर ये श्रेष्ठता है वो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का। और फिर मैंने वो जो काम शुरू किया और पूरे उसके साहित्य सम्मेलन लिए, फिर वो नागपुर अपने चंद्रपुर में एक हुआ, नागपुर में हुआ, बम्बई में लिया मैंने, पुणे में लिया, कराड़ में लिया और अलग अलग जगह पे लिया वो। फिर एकेडमिक काम बहुत किया मैं। आई स्टार्टेड न्यू डिपार्टमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये नया डिपार्टमेंट मैंने शुरू किया। और फिर वो हमारे इतने वो बातें अभी बताने को वक्त नहीं है। तो उसके वजह से फिर मेरा वहां पे जो स्टे था वो इतना बढ़िया रहा कि जो लोग मुझे शुरू में डराते थे वही लोग आके बोलने लगे कि पठान साहब आप मत आइए, मुझे बोलना चाहिए कि के सुदर्शन जी आज हमारे में नहीं है। वो आरएसएस के चीफ थे, सर संघ चालक। उन्होंने मुझे कहा कि पठान साहब आप रेशीम बाग में मत आइए क्योंकि गवर्नमेंट कांग्रेस की थी महाराष्ट्र में, आपको मिलने के लिए मैं खुद आऊँ। और महीने को हर वक्त एक वक्त महीने में वो मेरे बंगले पे आते थे। उस वक्त तो उनकी वो जेड सिक्योरिटी थी, वो डॉग वगैरह सब पूरा बंगला चेकिंग किया जाता था और हम 1 घंटा गप्पे मारते बैठते थे और मुझे बोलते थे पठान साहब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी में भी फिर मैंने कुछ एक नया एक पुरस्कार शुरू किया था, उसका नाम है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जीवन गौरव पुरस्कार। तो उसमें मैंने वो मुझे कुछ लेना नहीं, वो आरएसएस क्या है, तो वो मागो वैद्य अभी हमारे में नहीं रहे, वो चले गए, वो सबसे श्रेष्ठ पत्रकार, उनको हमने दी। मैं बोला कि मुझे उससे कुछ लेना नहीं, जिसने बढ़िया काम किया है उनको हम पुरस्कार देंगे। तो इसी तरीके से मेरा 5 साल का स्टे सर बहुत बढ़िया रहा और मैंने एकेडमिक में भी और राष्ट्रसंत का भी काम किए। राष्ट्रसंत का काम करने से लोग मुझे गांव के लोग, देहात के लोग मुझे गुरु मानने लगे, मेरे दर्शन लेने लगे। मुझे एक जगह पे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की बड़ी वो ये थे क्या शिष्य थे, उन्होंने बुलाया और मैं गया तो उनकी माँ बोली का मुझे इनको देखना था और बड़े रिच फैमिली, और उनकी माँ मेरे दर्शन ले रही कि बोली मुझे लग रहा है कि आज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज हमारे घर आए। तो सर मेरा ये सद्भाग्य रहा। बहुत अच्छा सर मैं यहाँ पे रुककर 2 बातें जरूर शेयर करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से आप वाइस चांसलर थे आरटीएम यूनिवर्सिटी नागपुर में, 2 बातें मैं बताऊंगा। एक तो आपने कुलगीत की बताई, यानी यूनिवर्सिटी सॉन्ग जो है, यूनिवर्सिटी एंथम जो है। मेरा भी तकरीबन 35 साल यूनिवर्सिटी सेक्टर में रहा है और मैं देश विदेश में तकरीबन 300 यूनिवर्सिटीज में मैंने जाके घूमा हूँ, कई कॉलेजों में गया हूँ, 3000 वाइस चांसलर से भी मिला हूँ मैं अपने पूरी प्रक्रिया में, जो बहुत अच्छी बात है एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है अभी यूनिवर्सिटी सॉन्ग है नहीं। तो ये आपका जो आपने बात कही
कि हमें गर्व होना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी को, और जब तक कुछ बात गा के या हमिंग करके बताई नहीं जाती है तो वो इतनी आसानी से आती नहीं है। तो नागपुर विश्वविद्यालय का वो जो RTM यूनिवर्सिटी का जो आपने कुलगुईत बनाया, सबसे पहले तो आपको मुश्तरका तौर से आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और सेकंड बात मैं ये बताना चाहूंगा सर, जो कल्चर के लिए, क्योंकि हमारा मेन मौजूद जो चल रहा है इंडियन कल्चरल हेरिटेज को चल ही रहा है, उसके लिए आपने नागपुर यूनिवर्सिटी में जो बेमिसाल काम करा था, मुझे याद आ रहा है कि वहाँ के डायरेक्टर यूथ वेलफेयर डॉक्टर प्रोफेसर अरुण पाटिल, उन्होंने वो वहाँ पर जितने यूथ फेस्टिवल होते थे, कॉन्फ्रेंसेस, यूथ मूवमेंट और तमाम जो प्रोग्राम होते थे, उन्होंने मेरे को ये बताया कि हमारे वाइस चांसलर पठान साहब हैं और हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती थी, वो हर चीज अप्रूव कर देते थे गुड फेथ में, कोई अड़चन, कोई ब्यूरोक्रेटिक या कोई ऐसी बात नहीं आती थी। और इसलिए वो दौर ऐसा था कि नागपुर यूनिवर्सिटी अपनी पराकाष्ठा पे था। जितने इंटर यूनिवर्सिटी जोनल फेस्टिवल हुए या प्रोग्राम हुए, बल्कि आपके दौरान में वहां पर होस्टिंग भी हुई। तो ये कल्चरल की बात में, क्योंकि हमारा मेन मौजूद जो चल रहा है, उसके लिए आपने बेहद बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर नागपुर यूनिवर्सिटी से, तो हमारा बहुत बहुत आपको सलाम सर। और ये जो आपने पूरी बातें बताई वाइस चांसलरशिप में जो भी आपने काम करा, और ये एक मिरेकल था बल्कि, कि ऐसी जगह पर जाना जहां पर ईंटें लेके लोग खड़े हों और उन्हीं से आपने मकान बना डाला। तो मैं तो यही कहूंगा, कोई ईंटें फेंक रहा है और आप उससे मकान आलीशान पैलेस बना दिया कि भाई आओ, तुम भी आओ, और सब आपके साथ घुल मिल गए। तो आपने वही मैंने कहा ना कि मोहब्बत की चाशनी में इस तरीके से घोल के सबको इकट्ठा कर दिया कि आपको सर मेरा प्रिंसिपल, सर आई एम सॉरी, मेरा प्रिंसिपल था कि आप हमको गालियां दो, हम आपको दुआ देंगे। ये बढ़िया, आप हमको गालियां दें और हम आपको तालियां बजाएंगे, ताली देंगे, हम दुआ देंगे, आपको दुआ देंगे। ये बढ़िया, ये बढ़िया। तभी तो आप देखिए फिर हुआ क्या सर कि आपके पूरे करियर के अंदर मैंने देखा कि चलता जा रहा था, फिर एक मुकाम ऐसा आया, एक ऐसी बड़ी अचीवमेंट आई सर आपके करियर के अंदर, और वो जो 2012 से लेकर 2015, 2012 से लेकर 2015 तक, that was I think one of the best phases of your life sir, that we can count and we can reminisce and we can just share with our बोलते आने जितने भी हमारे दर्शक हैं या हमारे जितने भी सामाइन हैं, उनके बात बताना चाहूंगा कि आप वाइस प्रेसिडेंट इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जिसे हम ICCR कहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है, वहां के आप वाइस प्रेसिडेंट। इस पे दो बातें पूछना चाहूंगा। सबसे पहले, क्या सर ये सिलेक्शन पोस्ट थी या नॉमिनेशन था, एक बात, और सेकंड, आपके रहते हुए, क्योंकि ये कल्चर का सब्जेक्ट चल रहा है, तो कल्चर के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, और आपने वर्ल्ड पीस के लिए क्या बड़े बड़े काम करे, और कौन बड़े बड़े लोग थे जिनसे मिलकर आपने ये काम करा, इस पे थोड़ा बताइए सर। ये एक मेरे जिंदगी में कभी कभी ऐसी भी कुछ बातें हो गई है कि उसका जवाब मुझे अभी नहीं मिलता, तो मैं कहता हूँ कि आप ये तो बहुत बढ़िया, फिर भी कुछ तो बताइए सर। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 2010 में रिटायर्ड हो गया, अच्छा, तो MIT के जो अध्यक्ष है प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब, वो जिनके अभी 4 यूनिवर्सिटीज है, बहुत बड़ा नाम है, मैं मिला उनको, बहुत बड़ा नाम है, और जिन्होंने, आपने बिल्कुल सही कहा कि ह्यूमैनिटी के, अखिल मानवता के लिए ये सबसे बड़ा गुंबद अपने दुनिया में, नॉट ओनली इन द कंट्री, दुनिया में सबसे बड़ा गुंबद संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम महाराज विश्व शांति प्रार्थना सभागृह के नाम से बनाया। अच्छा सर। तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो मुझे लेने के लिए आए थे, बोले प्रधान साहब आप डायरेक्टर रहे, शायद आपको कोई रिटायरमेंट के बाद में, तो वैसे डॉक्टर पतंगराव कदम हमारे मिनिस्टर थे, अभी नहीं है वो, उन्होंने मुझे ये इनवाइट किया था, बहुत लोगों ने इनवाइट किया था, DY पाटिल साहब ने भी मुझे इनवाइट किया था, तो लेकिन कराड़ साहब ने कहा कि मेरे पास आना, तो मैं कम्युनल हार्मनी का काम करना चाहता हूँ। और कराड़ साहब ने एक वर्ल्ड पीस सेंटर यूनेस्को की तरफ से उनको वो चेयर दी गई थी, तो बोले अपने को ये काम करना है विश्व शांति का। और मैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की फिलोसॉफी से बड़ा बहुत इम्प्रेस था, तो मैंने कहा कि ये फिर, और मैं कराड़ साहब के यहाँ पे गया, और सर उनके गांव पे अभी मुझे वो आपने जो कहा, ये एक मिनट में बताऊंगा मैं। जी सर। जब अपने देश में वो इशू चल रहा था श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, अच्छा सर, अभी वो खत्म हुआ 2019 में, उसका सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो कराड़ साहब के गांव में भी ऐसा मामला था कि उनके गांव में श्री राम मंदिर गिराया गया था, वो निजाम के कुछ सैनिकों की तरफ से। ओके। और फिर रजाकार
1948 में जब निजाम ये संस्थान खालसा हुआ, जी तो सर। लोगों को तकलीफ हो गई थी मराठवाड़े के। उन्होंने कराड़ सर के गांव की मस्जिद जी सर और दरगाह उध्वस्त किया था। तो कराड़ साहब ने कहा कि भाई ये क्यों ना हम अपने गांव से शुरुआत करेंगे, अपने गांव में सभी लोगों को इकट्ठा लाके, यानी हिंदू और मुसलमान, हम अपने गांव में श्री राम मंदिर और मस्जिद, जामा मस्जिद, वो उनके गांव का नाम है रामेश्वरी, और ये हजरत निजामुद्दीन चिश्ती का दरगाह दोबारा बनाएंगे। अच्छा। और डॉक्टर पठान, यू हैव टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपके मुसलमानों को समझा के बोलो। और फिर मैंने वो इस्लाम की सब उनको स्टोरी बताई कि भाई मोहम्मद पैगंबर साहब ने हमारे जब वो मक्का पैक्ट निकाला था कि भाई मैं बादशाह बन गया हूँ, धर्मगुरु और बादशाह, लेकिन किसी भी धर्म के लोगों को अगर तकलीफ हो गई तो आप मुझे तकलीफ दे रहे, ये समझ लो हमेशा। क्या बात है। अच्छा, वो अभी उसके 10 पॉइंट से मैं अभी अपने पास टाइम नहीं है, तो हमने सर वो वहां पे उस गांव में मंदिर बनाया, श्री राम मंदिर, हिंदू और मुसलमानों के हिस्से, और मस्जिद बनाई और दरगाह बनाया। और कराड़ साहब ने बहुत बढ़िया फंक्शन हुआ वहां पे, जहाँ पे ये अजमेर शरीफ के भी लोग आए, सब दरगाह के, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के भी लोग आए। और जिस दिन मंदिर का लोकार्पण था, श्री राम मंदिर का, यानी उसी दिन ये दरगाह और मस्जिद में भी दुआ मांगी गई, सेम प्रोग्राम। वेरी नाइस। और पूरे गांव के लोगों ने अपने खुशियां मनाई, और अपने मुसलमानों ने भी अपने घर पे गुड़ी लगाई और रंगोली वगैरह सजाए कि आज हमारे गांव में क्या हो गया है कि हमारी जो मस्जिद गिराई थी वो तैयार हो गई, दरगाह भी तैयार हो गया और श्री राम मंदिर भी तैयार। तो ये इस पर सर मैंने एक आर्टिकल लिखा। अच्छा सर। आर्टिकल ऐसा था कि रिजॉल्विंग मंदिर मस्जिद इशू और कॉन्फ्लिक्ट, आई एम सॉरी, रिजॉल्विंग मंदिर मस्जिद कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, ए केस स्टडी ऑफ रामेश्वरी डिस्ट्रिक्ट। क्या बात है। ये इंग्लिश में मैंने आर्टिकल लिखा। अच्छा सर। और ये डॉक्टर करण सिंह साहब उस जमाने में अध्यक्ष थे। जी जी जी, बहुत साल अध्यक्ष रहे आईसीसीआर के। बिल्कुल। उनके पढ़ने में वो आया इंग्लिश। अच्छा सर। हाँ, वो पढ़ा उन्होंने। और एक बार मुझे डायरेक्ट फोन आया उनका कि डॉक्टर पठान बोल रहे हैं। मैं बोला सर मैं बोल रहा हूँ, मैंने अभी आपका आर्टिकल पढ़ा, रिजॉल्विंग मंदिर मस्जिद कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, ए केस स्टडी ऑफ रामेश्वरी। तो मैं बोला सर हाँ, मैं वो दिल्ली के एक जर्नल ने वो ये क्या है, पब्लिश किया है। तो बोले मैं आई एम नॉमिनेटिंग यू एज ए प्रेसिडेंट्स नॉमिनी ऑन आईसीसीआर। ओहो, आपको ये आप राज खोल रहे हैं। डायरेक्ट प्रेसिडेंट, मेरे को तो पता नहीं था। डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने मुझे नॉमिनेट किया। तो सर मैं बोला सर मुझे बहुत खुशी है। तो बोले आप अभी आपको लेटर आएगा इनविटेशन और मीटिंग को आइए। क्या बात है। ये देखिए कितनी बड़ी बात आज पता चली मुझे, जबकि मैं आपको जमानों से जानता हूँ 25 साल से, लेकिन आज तक ये बात नहीं पता थी जो इतनी बड़ी बात बताई। एंट्री ऐसी मुझे एंट्री मिली। एकेडमिक का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा। डॉक्टर करण सिंह साहब बड़े पंडित रहे संस्कृत के और वेरी लर्नेड पर्सन। क्या बात, वो पढ़ते थे डॉक्टर करण सिंह साहब से। क्या बात है। तो फिर सर मैं वो जो मीटिंग थी, वो मीटिंग की फर्स्ट मीटिंग हमारी। अच्छा, आईसीसीआर की। और वो आपको मालूम है आईसीसीआर का इतनी बड़ी गैलेक्सी है, 10 वाइस चांसलर्स फ्रॉम इंडिया, 10 डायरेक्टर ऑफ आईआईटीज फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल है, 5 एमपीज, बिल्कुल है, और 5 आर्टिस्ट। वो 5 आर्टिस्ट में कौन थे? शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर। क्या बात है। और पूरी क्रीम आ गई। गैलेक्सी मैंने जब देखा अच्छा। और हमारे महाराष्ट्र के मेरे ख्याल से खासदार कामत, he was also one of the members, यानी 5 एमपी रहते उसमें। अच्छा सर। और 4 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा सर। 4 सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी है। हाँ, तो क्या वो मीटिंग शुरू हो गई और मैं तो एक ऑर्डिनरी मेंबर करके मैं वो मीटिंग में बैठा। मैं अपने कुछ तो करण सिंह साहब से बहुत दूर, और करण सिंह साहब, और हमारा वो एजेंडा था कि टू इलेक्ट दी वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा सर। क्योंकि आईसीसीआर में क्या होता है कि सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इज वाइस प्रेसिडेंट। ओके। और एक इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रहता है, एंड एक वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सेक्रेटरी, यानी यूनियन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस वक्त रंजन मथाई थे। रंजन मथाई वाज यानी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इनके पास बैठे थे, इनके पास, करण सिंह साहब के पास। और वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं
वो ये होते हैं क्या, रिटायर्ड राजदूत होते हैं, वो तो ये एम्बेसडर होते, रिटायर्ड सीनियर एम्बेसडर होते हैं, रिटायर्ड सीनियर एम्बेसडर, वो बैठे थे और मैं कुछ 20-21 लाइन पे बैठा था चेयर पे। अच्छा। और हमारे 40 लोगों का बड़ा ये गैलेक्सी, और मैं तो पहले हेमा मालिनी और ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब, इनको इनकी तरफ देख रहा था कि कितने बड़े लोग आए हैं। और आई एम सॉरी टू से, महाराष्ट्र से उस वक्त तो कोई वाइस चांसलर मेंबर नहीं था। उसके पहले थी पुणे यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, हाँ, क्योंकि वो बाय रोटेशन भी देते होंगे। और फिर जब हमको बैलेट पेपर बांटे गए, ब्लैंक थे, वो नाम किसका नहीं था, कौन कौन खड़े कुछ नहीं था। तो करण सिंह साहब ने कहा कि अभी वो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, यानी ही विल एक्सप्लेन यू कि ये वाइस प्रेसिडेंट कैसा चुना जाए। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि हर आदमी हर आदमी अपना इंट्रोडक्शन दे, ताकि मुझे पता चलेगा। करण सिंह साहब बोले कि कौन कौन अपने मेंबर्स है, बहुत बड़े लोग हैं उसमें। तो बाद में तो फिर शुरुआत हो गई, हर एक आदमी अपना अपना इंट्रोडक्शन करते थे। अभी मेरे पास भी आया नंबर मेरा काफी देर से, तो मैं खड़ा रहा, सर मैं आई एम डॉक्टर एस एन पठान, और मेरी शुरुआत करियर से हो गई। मैं पहले कॉलेज में प्रोफेसर था प्रवरा नगर में, बाद में आई बिकेम प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट सेंट नाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई। तो करण सिंह साहब ने मुझे इंटरप्ट किया, बोले दैट कॉलेज नियर चर्च गेट। बोले यस सर। अरे दैट इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन, इट इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। बिल्कुल, मैं भी गया हूं सर, बी रोड पे है। हाँ, तो बी रोड पे, बिल्कुल बी रोड पे। तो बोले मैं सर वहां पे प्रिंसिपल रहा, और आगे तो मैं बोला सर देन लेटर ऑन आई बिकेम डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो डॉक्टर पठान आर यू आईएएस? मैं बोला नहीं सर। नहीं, तूने वो डायरेक्टर तो सिर्फ आईएएस होते हैं। नहीं, बोले हमारे महाराष्ट्र में एकेडमिशियन ये डायरेक्टर होता है थ्रू एमपीएससी। अच्छा ओके। अच्छा सर, फिर मैंने जब डायरेक्टर करके काम किया वहां पे 6 साल, तो माय टेन्योर वाज वेरी पीसफुल। और मैंने आगे बताया कि सर देन आई वाज आल्सो हैविंग एडिशनल चार्ज ऑफ ए डायरेक्टर डेक्कन कॉलेज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। जी सर, पुणे। तो वो बोले आप डेक्कन कॉलेज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पुणे के डायरेक्टर रहे? जी सर। बोले यस सर। कितने साल? मैं बोला 3 साल। अरे दैट इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। लोकमान्य तिलक वाज देयर, इस अलमनस। लोकमान्य तिलक पढ़े वहां पे? मैंने बोला हाँ सर, हमने लोकमान्य तिलक जो हॉस्टल में रहते थे उनका कमरा वहां पे सजा के रखा है, वो इसलिए रखा है। तो डॉक्टर पठान, यू हैव सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आगे क्या? मैं बोला सर देन आई वाज वाइस चांसलर एट नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर फॉर 5 इयर्स। ये सुनने के बाद करण सिंह साहब खुद उठ गए, खड़े हो गए, ये सब भगवान की तरफ से। और बोले फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ बैठे थे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करने के लिए, लेकिन मैं इतने साल सोच रहा था कि मुझे ऐसा एक साथी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट जो एकेडमिशियन भी हो और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों चीजें हो। सिर्फ एकेडमिशियन करके नहीं चलेगा, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे पहले आईएएस थे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड, वो अभी तो मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो मैं समझता हूँ, बाकी के तो सब लोगों को बोले मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर पठान इज हैविंग रेयर क्वालिटीज। वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और एकेडमिशियन है, रिसर्चर है। तो मैं अगर इनको वाइस प्रेसिडेंट करके रिकमेंड करूं तो क्या आप लोग मान जाएंगे? अभी ऐसा बोलते सब लोगों ने तालियां बजा दी। तो करण सिंह की बात कौन टालेगा? और उनको कौन, डॉक्टर करण सिंह साहब की बात कौन टालेगा? उनको कौन बोलेगा कि नहीं सर, तालियां बजाएं। और तालियां बजते ही वो जो वहां पे जो ये था सिक्योरिटी वाला, वो आया, उसने मेरी प्लेट जो थी नाम की डॉक्टर एस एन पठान यानी मेंबर, वो वहां से उठाई और करण सिंह साहब के पास वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर के पहले वहां पे लगाई। एंड मुझे करण सिंह साहब बोले आइए प्लीज कम वाइस प्रेसिडेंट, टेक योर चेयर। इट वाज ए ड्रामेटिक। देखिए, ये तो बड़ा अजीब सी बात है, मौजज़ा जिसे कहते हैं, इट्स अ मिरेकल। ये तो मिरेकल, और मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया। मैं सोचा भी नहीं था कभी मैं सर इसमें तो हाँ, सीधी सी बात है सर, ये आपकी वालिदैन, आपकी मदर, फादर और ईश्वर, इन सब की बरकतों से आपको यहाँ तक, देखिए कहाँ से कहाँ, एक गांव से निकल के आप इंटरनेशनल फिगर,
और उस पे भी आपने जो इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए जो बहुत काम करा। असल में टाइम नहीं है सर, क्योंकि बातें तो बहुत थी। आपने बल्कि मेरे साथ साउथ एशियन यूथ फेस्टिवल जिसे हम सॉफ्ट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में 2012 में भी अटेंड करा, जहाँ पर भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान बहुत सारे, और आप सब बच्चों से मिले, बहुत ज्यादा काम करा आपने। बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और ये तमाम वर्ल्ड पीस के लिए भी करे सर, सब कुछ पता है। तो ये तमाम बातों को हम देखते हैं कि एक ऐसी शख्सियत को बोलते आने के तमाम जितने नाजरीन हैं, मैं आपको ये फिर बताना चाहूंगा कि डॉक्टर एस.एन. पठान आज हमारे साथ थे, जिन्होंने के बहुत बड़े स्तर पे गांव से लेके एक इंटरनेशनल लेवल तक इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए और वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए जो काम करा है वो एक एग्जाम्पलरी है हम सबके लिए। हम आपको सर बोलते आने की तरफ से एक बहुत बहुत बड़ा एक नमस्कार और शुक्रिया करते हैं। बिग थैंक यू, वी गिव इट टू यू। और आखिरी में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा सर कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, और 2 लाइन आप जरूर मेरे साथ गाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एटलीस्ट लेट अस सेलिब्रेट के विविधता, हमारे देश का विविधता, डाइवर्सिटी है, कॉम्पोजिट कल्चर है, और पूरी दुनिया में इसको कहते हैं आइए यहाँ में एकता हमारी ताकत। जी सर, तो हम गाना गाते हैं सर, 2 लाइन। सारे जहां से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। थैंक यू वेरी वेरी मच सर, वंस अगेन फॉर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच यू। और मैं फिर से एक बार अपने बोलते आने के जितने भी हमारे दर्शक हैं बताना चाहूंगा कि अगली बारी फिर से एक बड़ी अजीम शख्सियत के साथ आपको इंडियन आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, डांस, थिएटर से रिलेटेड किसी बड़ी सर मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आईसीसीआर के जरिए मैं जो वर्ल्ड में घुमा, हाँ, और मैंने वहां पे मुस्लिम कंट्रीज में भी ये जो अपना, क्योंकि इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है आईसीसीआर का, जी सर, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। जी सर। उन्होंने वो जो आदमी अपने इससे पढ़ा है, मदरसे से, उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति इतनी रिच है, तो ये सॉफ्ट पावर है, ये सब दुनिया में पहुंचना चाहिए। तो इससे मैं काफी इंप्रेस हुआ आज आजाद भवन करके वहां पे। तो मुझे ये बहुत से मुस्लिम देशों में भी जाने का मौका मिला, मुझे लंदन में भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका मिला कि व्हाट इज इंडिया, क्या हमारी ताकत है, इट इज सॉफ्ट पावर। तो मैं नेक्स्ट टाइम ये बातें सब आपको बताऊंगा इन डिटेल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपका बहुत एक बारी फिर से हम बहुत बड़ा आपको सलूट करते हैं सर, बोलते आने की सारी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी वेरी मच। बोलते आईने, बोलते